नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। माना कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, इससे गरीबों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन इसी शराबबंदी के जमीन पर उतरने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीन पर यह शराबबंदी सफल नजर नहीं आ रही और इसीलिए शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। अब ये मांग हर तरफ से उठने लगी है। पहले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ये मांग की थी। कांग्रेस नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये कह दिया कि सरकार कितने भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। ऐसे में प्रशांत किशोर हो या फिर आरसीपी सिंह, सभी यही मांग करने लगे हैं कि लोगों को परेशान करना बंद किया जाना चाहिए और शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। तो बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती जरूर है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब अपने ही सहयोगी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दें। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने ताजा बयान जो दिया, उससे प्रदेश की सियासत अब गर्म हो गई है। अजीत शर्मा ने अपने बयान से मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता इस शराबबंदी पर सवाल उठा चुके हैं। इसलिए मांझी जी जो कह रहे हैं कि 100-200 ग्राम पीना वाले को छोड़ देना चाहिए, मेरा तो ये कहना, जब शराब आएगा, खेप आएगा, तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर, शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं, तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब कितनी है। अच्छी चीज है बंद होना। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा? माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो शराबबंदी को समाप्त करने की मांग भले ही जोर पकड़ रही हो, लेकिन सरकार शराबबंदी पर अब भी अड़ी हुई है। सहयोगियों के सवाल मुश्किल में सरकार को जरूर डाल रहे हों, लेकिन इस वक्त उनके बयानों के जरिए आप समझ सकते हैं कि सरकार अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सख्त है, इस पर अड़ी हुई है। कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की, बल्कि समाज सुधार की चिंता की। उनकी सोच का नतीजा है कि इतने सकारात्मक परिणाम आज दिख रहे हैं। तो शराबबंदी कानून अगर टूटता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। यह नीतीश कुमार जी की सोच है, उनका दृढ़ निश्चय है। हर स्तर पर सरकार कार्रवाई कर रही है और शराबबंदी के बाद बिहार में हमारी मां बहने, बिहार के आम आवाम काफी खुश हैं। तो शराबबंदी कानून पर इस वक्त जमकर सियासत हो रही है। ज्यादातर लोग शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में नजर आते हैं, जबकि सरकार इसे लेकर अड़ी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांत और विचारों के अनुरूप बिहार के सम्मानित नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून को उन्होंने लागू किया है। और जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए गए, जिन लोगों ने शराबों का सेवन किया वह लोग लाखों की संख्या में जेल के सलाखों में गए। उनके वाहन को जब्त कर नीलामी की कार्रवाई की गई तथा जिन मकानों में शराब पकड़े गए उस मकानों को भी सील किया गया। जो लोग शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं वह लोग निश्चित रूप से शराब के आदी होंगे, शराब का सेवन करते होंगे। जब शराबबंदी कानून बना था तो हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद समर्थन किए थे, लेकिन आज सफल नहीं हो सका है। लगातार इस पर सवाल उठते रहे
और अब तो सत्ताधारी दल के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने सहयोगियों को संतुष्ट करना चाहिए। जो लोग शराब चालू करने के पक्षकार हैं, मैं मानता हूं कि वो आदतन होंगे, पर बिहार में शराबबंदी कानून सशक्त तरीके से लागू है। कानून तो लागू होते हैं नियंत्रण पाने के लिए। कानून तो 302 भी बने हुए हैं, आर्म्स एक्ट भी बने हुए हैं, लेकिन टूटते हैं इसका मतलब ही नहीं है कि शराबबंदी कानून को समाप्त कर देनी चाहिए। जो लोग शराबबंदी कानून को तोड़ने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो जो लोग शराबबंदी की मांग कर रहे हैं उनका क्या तर्क है वो समझना जरूरी है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल हो गई है। इस विरोध में खड़े तमाम लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है बार बार कि ये विफल है, ग्राउंड पर नजर नहीं आती। शराबबंदी कभी जमीन पर उतर नहीं पाई। शराबबंदी की आड़ में गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बड़े बड़े लोग होम डिलीवरी के जरिए शराब पीते हैं। शराब माफिया इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन पुलिस वालों पर इसे लेकर हमले शराब तस्करों की तरफ से हो रहे हैं। शराबबंदी से अपराधी बेलगाम नजर आते हैं। शराबबंदी से राजस्व को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या इस शराबबंदी के बाद से कई गुना बढ़ चुकी है। सरकार सीमित संसाधन को शराबबंदी में झोंक रही है और दूसरी तमाम विषयों पर ध्यान कम जा रहा है और उसका असर नजर आता है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को पकड़कर जेलों में डाला गया, जिससे लंबित मामलों की संख्या जो पेंडिंग केसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले गए हैं। कोर्ट पर इसे लेकर एक बड़ा दबाव इस वक्त नजर आता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इसे लेकर फटकार भी लगाई। कई स्तरों पर इसे लेकर सरकार की किरकिरी भी हुई है। कोर्ट ने शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर निर्देश भी दिए, संशोधन किए भी गए। अप्रैल 2022 को शराबबंदी कानून में संशोधन को पारित किया गया और पहली बार शराब पीने पर 2 से 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा, यह प्रावधान तय किया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 महीने अतिरिक्त जेल की आपको सजा होगी। पहले 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान था, इसमें यह संशोधन किया गया। बार बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, उसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर जरूर की जाएगी। ऐसे मामलों की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। शराबबंदी संशोधन में पुलिस को कई नए अधिकारी और अधिकार उन्हें प्रदत्त किए गए कि आप कैसे इनसे निपटेंगे। भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने पर पुलिस सैंपल रखकर शराब को नष्ट कर सकती है। पहले शराब नष्ट करने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी, यह बाध्यता थी जिसे खत्म कर दिया गया। सैंपल रख लीजिए और शराब को नष्ट कर दीजिए। अब आपको अनुमति की जरूरत नहीं है। संशोधन के बाद ये अधिकार प्राप्त हुए। शराब की जब्ती, तलाशी और शराब को नष्ट करने को लेकर निर्देश जारी किए गए ताकि मजबूती मिल सके, शराबबंदी ग्राउंड पर सफल हो सके। लेकिन फिर भी उसके औचित्य पर सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सरकार के लिए शराबबंदी को लेकर अपने तमाम तर्क हों, लेकिन इस बीच परेशानी जरूर बढ़ गई क्योंकि अब विपक्ष नहीं, सरकार के अपने अंदर सहयोगी जिनके सपोर्ट से सरकार चल रही है, वो तमाम अब इसके औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कल तक सिर्फ शराबबंदी की समीक्षा की बात की जाती थी। बीजेपी हो या जीतन राम मांझी हो, एनडीए की सरकार में समीक्षा की बात बार बार आती थी। लेकिन अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद खास करके कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों ने अब खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो समाप्त करना चाहिए और सरकारी दुकानें खोलनी चाहिए, या फिर अलग अलग जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। आरजेडी के लोग भी कल तक यही कहा करते थे, समीक्षा की बात करते थे और पूरी तरीके से कहते थे कि शराबबंदी कानून बिहार में फेल है और जिस तरीके से लागू किया गया उसके औचित्य पर ही सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब जब सत्ता में है तो बहुत कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से सबों का बयान एक ही होता है, लेकिन कैमरे पर खुलकर कोई बहुत लोग आने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग मुखर होकर के कैमरे पर भी बोलने के लिए तैयार हैं। तो स्थिति अब ये आ गई है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन लोगों के द्वारा ही यह दबाव बनाने की
एक सियासत है सरकार पर कि शराबबंदी कानून की या तो समीक्षा कीजिए या फिर इसे खत्म कीजिए। ये सत्ताधारी दल के लोग ही ये कह रहे हैं। दूसरी ओर जहां तक कार्रवाई की बात है तो मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने समीक्षा की और कहा कि जो शराब पीने वाले हैं उन्हें न उनको गिरफ्तार करने के बदले पहले जो शराब बेचने वाले हैं, जो शराब माफिया हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। तो सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब सत्ता पक्ष और तमाम जो सियासी दलें हैं उसमें भी इसको लेकर के कहीं न कहीं अलग अलग राय अब सामने आने लगी है। भले जब शराबबंदी कानून लागू किया गया था उस वक्त सभी दलों के लोगों ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया था और शराब न पीने का भी संकल्प लिया था, लेकिन अब शराबबंदी के तकरीबन 7 साल गुजर जाने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है, शराबबंदी कानून क्या बिहार के लिए जरूरी है या नहीं है? क्योंकि अब लोग यह कहने लगे हैं, सत्ता पक्ष के लोग, कि जो रेवेन्यू है बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि कई स्तरों पर कई बार संशोधन हो चुके हैं, बहुत सारे नियम कानून और प्रावधान बदल दिए गए, बहुत अब लचीलापन और संशोधनों के साथ इसमें बहुत ढिलाई अब दे दी गई है, लेकिन आखिर संशोधन कहां तक, कब तक, इसे लेकर भी सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि आखिर लोग भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर अब क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले शराबबंदी लागू किया गया, कई लोगों की उस वक्त भी नाराजगी थी, कुछ लोग इसके पक्ष में भी थे, लेकिन आज जब सत्ताधारी दल के लोग ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब खोल दीजिए बिहार में, हमें शराबबंदी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आम लोगों की जो इस वक्त स्थिति है वो असमंजस वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री हो या जदयू के तमाम लोग हों, सत्ता पक्ष के बाकी जो बड़े नेता हों, वो इसके हिमायती नजर आ रहे हैं कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू होना चाहिए, लेकिन अब आवाज उठने लगी है कि नहीं, इसे आप बिल्कुल अब शराबबंदी कानून को समाप्त कैसे मनाएंगे, क्योंकि अब सहयोगी दलों की तरफ से ही इसी शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त जरूर जेडीयू के लिए, नीतीश सरकार के लिए नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर भूमि विवाद में बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। ये घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की बताई जाती है। 2 घायलों को इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। पीड़ित साबिर अली की पत्नी सफायदा खातून का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और 2 दिन पहले मारपीट की जाती है, जिसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपियों ने रविवार को दोबारा घर पर पहुंचकर लाठी, डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। केस भइला, मारपीट भइला, पहले से टारगेट बनैले रहला कि मार के मुआ दसन तब हिसाब क्लियर हो जाए। जमीन के मामला में नैके फरियाद शहीद मियाँ डंटा धरैला हन अशरफ अली के और सुतारा के मोहिन मियाँ और तबरेज अली, सबको मिल के प्रोग्राम बनैले रहा, तब मार के हमरा के एथी कैला। पहले केस किए थे आप? हाँ, पहले परसों के केस भई रहला, वही के एथी से पुलिस सुनवाई नहीं की ना, इसीलिए लो मार भी दिया कि क्या केस की हो। घटना हुआ था, हमने घर पे घुस के मारा है लोग 2 पार्टी मिलके। क्यों मारा लो? थोड़ा जमीन के एथी लफड़ा था। तो आपने केस किया था इसके पहले में? हाँ, केस करके आया था, वो भी केस करके आया। पहले से टारगेट बनैले रहा लोग, केस कर मारे स्वामी के केस का कौन होता। कौन है ये लोग मारने वाले? मारने वाला मेरा अथी है, अशरफ नाम है, सुतारा नाम है। खबर सिवान से, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट के बाद 4 लोगों पर एसिड अटैक किया गया है। सभी का इलाज इस वक्त सिवान सदर अस्पताल में जारी है। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के सतजोड़ा गांव की है और दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर एक बार फिर से मारपीट की गई, जिसके बाद एक पक्ष ने एसिड से अटैक कर दिया।
और कुर्नी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी और अपडेट इस वक्त सामने आती हुई। जेडीयू उम्मीदवार का नामांकन आज होगा। मनोज कुशवाहा नामांकन आज करने वाले हैं। जेडीयू के कई नेता इस नामांकन के दौरान उनके साथ शामिल होंगे, जिसमें ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के शामिल होने की बात इस वक्त सामने आ रही है। तो कुर्नी उपचुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी जेडीयू की तरफ से आज उनके कैंडिडेट की तरफ से इसमें नामांकन किया जाएगा। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के इस दौरान नामांकन के दौरान मौजूदगी होगी, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, मनोज कुशवाहा का नामांकन आज होने जा रहा है। जेडीयू की तरफ से ये वो नाम जिसे लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विभा, अब से 11 बजे के आसपास यहाँ से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है जेडीयू के उमेश कुशवाहा सहित जेडीयू के कई नेता नामांकन में शामिल होंगे और महागठबंधन की तरफ से भी कई नेता जाएंगे। और जो जानकारी मिली कि जेडीयू की तरफ से जो वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी नामांकन के मौके पर रहेंगे। महागठबंधन की तरफ से पूरी एकजुटता दिखाई गई है। जैसे जब महागठबंधन उम्मीदवार जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, उनके नाम की जब घोषणा हुई थी तो जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सहित जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, वाम दल के भी नेता मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। तो महागठबंधन की तरफ से पूरा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन एकजुट है और जेडीयू नीतीश कुमार के आग्रह पर लालू यादव ने गोपालगंज और मोकामा इन दोनों ही सीटों पर चुनाव के जो नतीजे एक पर जाकर टाई हो गए, इस कुर्नी उपचुनाव में पार्टियों की तरफ से महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, कोशिश ये जरूर की जाएगी कि ये जो मार्जिन है, ये जो लीड है, वो जीत के साथ उसके तरफ ज्यादा हो। बिल्कुल विभा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया और यही सवाल बिहार के सियासत में खोजा जा रहा है, क्योंकि कुर्नी विधानसभा सीट का परिणाम बहुत कुछ ये तय करेगा कि आने वाले समय में जनता का मूड क्या है। क्योंकि जो गोपालगंज और जो मोकामा सीट में चुनाव हुआ था, दोनों जगह पे माना जा रहा था कि सहानुभूति का वोट दोनों जगह के उम्मीदवारों को मिला, लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से जो जेडीयू के उम्मीदवार उतारे गए हैं मनोज कुशवाहा, और उनके उतारने के बाद चुनाव आर पार की लड़ाई हो गई है। भाजपा की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जो तमाम जातीय समीकरण है, जो सुशील मोदी बार बार बोल रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा कुशवाहा उनके साथ आ गया है, तो महागठबंधन के लिए भी एक बड़ा मौका है कि अगर वो जीत हासिल करती है तो एक बड़ा मैसेज देने में सफल होगी कि महागठबंधन के पास एक बड़ा वोट बैंक है। और जिसके बारे में ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि 75% वोट हमारे पास है, 25% भाजपा के पास, तो उसकी भी परीक्षा होनी है। तो जाहिर सी बात है कुर्नी विधानसभा चुनाव का परिणाम बहुत कुछ तय कर देगा। बिल्कुल, तो जातीय समीकरण किसके पास है, किसके पास सचमुच ग्राउंड पर विश्वास है, और इस नई सरकार जो कि महागठबंधन के तौर पर चल रही है, कुर्नी उपचुनाव के नतीजों से बहुत कुछ साफ होता नजर आएगा और इसीलिए तमाम पार्टियों की तरफ से ताकत इसमें लेकर झोंकी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर बेकाबू ऑटो पलट गया है। 2 महिला की इस दौरान मौत हो गई, जबकि 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बेलगाड़ी गांव के पास की यह घटना है। बंगाल की रहने वाली दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं जिनकी मौत हुई है। घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ऑटो पलटने की वजह से हादसा हुआ है। बेलगाड़ी गांव के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई और उसके बाद 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। बंगाल की रहने वाली ये दोनों महिलाएं बताई जाती हैं। वहीं बड़ी खबर नवादा से, जहां पर घरेलू विवाद को लेकर झड़प का मामला सामने आया और एक पक्ष ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी इस दौरान कर दी। इस झड़प में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के धनकौल गांव की है और बताया जाता है कि शादी विवाह की बात को लेकर विवाद चल रहा था और तभी कुछ लोगों की तरफ से कार में सवार होकर ये लोग यहां पर पहुंचते हैं। लड़का पक्ष पर हमला किया गया और फिलहाल पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। मेरा एक साड़ू का लड़का है जिसका घर डुमरी है, थाना पकड़ी वर्मा नवादा। उसका शादी हुआ बहादुरपुर, थाना सारे, जिला नालंदा, जो कि फैमिली मैटर उसका है, जो कि इसका मैटर से आता है लड़ाई करने के लिए उसका घर पे। बट हमारे घर पे उसका फैमिली वाला आके पूछने लगे, क्योंकि मेरा साड़ू का लड़का है, मेरा नाम गोलू कुमार, घर धनकौल नवादा वारिसलीगंज, जो कि पूछने लगा कि कहाँ है। नहीं रहने के कारण हम नहीं बताएं, मेरे पास नहीं था वो लड़का। तो लोग फायरिंग किया और मेरे परिवार के साथ झगड़ा किया, मेरे पापा का सर फट गया है। गोपालगंज में कपड़ा दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से 4 लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी घटना नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड की है और घटना के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो रविवार की शाम का बताया जाता है
और बताया जा रहा है कि सिनेमा रोड स्थित बाबा बाल खंडेश्वर मंदिर के पास कपड़ा दुकानदार और ग्राहक के बीच कपड़ा खरीदने को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से लोग पहुंच गए और झड़प का रूप इस विवाद ने ले लिया। इस दौरान यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आई। घटना के दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 में एडवेंचर गेम की शुरुआत, जी हाँ, बैल इसे हटा दिया गया और ये देखिए जरा इस वक्त आपके सामने ये एडवेंचर गेम जिसकी शुरुआत की गई है। अब अगर आप मेला घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस एडवेंचर गेम का आनंद आप उठा सकते हैं। जिला प्रशासन मेले को रोचक बनाने के लिए हर संभव प्रयास अपनी तरफ से कर रहा है और इसी क्रम में अब एडवेंचर गेम का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया, जिसमें लोग कई तरह के साहसिक खेलों का आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं। वो सुना रहा है इनको। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।